बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज की पहली स्टोरी जो है उसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से है। सदारती रेफरेंस जो हुकूमत की तरफ से दाखिल किया गया 63A के हवाले से, उस पर बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई, उस पर भी बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो मामलात अदालत में गए हैं उसके हवाले से स्पीकर साहब पर उंगली उठाते हुए क्या हुकूमत ने स्पीकर से आइन तुड़वाया। बेचारा स्पीकर को मैं पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं, आप अपना काम बड़ा तरीके से लॉयर से मशवरा करके किया करें। ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। तो ये जो कह रहे थे कि स्पीकर से आइन तोड़वाया और आर्टिकल 6 में फंसवाएंगे, ये जब बातें इस तरह की कुछ वहाँ पे अदालत में भी हुई हैं कि स्पीकर साहब ने 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना था, वो आइनी तौर पर पाबंद थे लेकिन वो नहीं बुलवा सके और अब 25 तारीख को इजलास बुलाया गया है, तो आइन शिकनी आर्टिकल 6 लगना चाहिए स्पीकर पे। तो चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा सियासी जमातों को आइनी और कानूनी तरीके से पार्लियामेंट में अपनी ताकत दिखानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि अदालत के पास पार्लियामान की कार्रवाई रोकने से मुताल्लिक कोई इख्तियारात नहीं है। ये सारी कौमी असम्बली का अंदरूनी मामला है और बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। उन्होंने कहा कि अदालत ने देखना है कि किसी भी फरीक के हकूक मुतासर ना हो। तो ये रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस साहब ने। शहबाज शरीफ साहब ने इस मौके पर क्या कहा? स्पीकर को क्या मुश्किल थी कि वो इससे पहले वो इजलास बुलाते, 14 दिन की जो आईनी जो रिक्वायरमेंट है उसकी तकमील करते। स्पीकर ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया और इस तरह कोशिश की कि वो ऑपोजिशन को ट्रैप करे। तो ये स्पीकर साहब ने जो 14 दिन में इजलास नहीं बुलवाया, इसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक साहब ने भी एतराज़ उठाया और वहाँ पर भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि स्पीकर की रूलिंग अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर है। तो एक तो ये मामला था जिस पे अपेरेंटली ये रिमार्क्स थे अदालत के। दूसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त मैटर बना हुआ है 63A के हवाले से कि वो तमाम मुनहरिफ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ यानी कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट करते हैं तो क्या होगा। उस हवाले से सदारती रेफरेंस में 4 सवाल पूछे गए सुप्रीम कोर्ट से। सवाल नंबर 1 कि क्या आर्टिकल 63A के तहत पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से अरकान को नहीं रोका जा सकता। ये पहले वज़रा कह रहे थे ना कि रोका जा सकता है, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे क्योंकि वो आइन के बहुत बड़े माहिर हैं। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत में आर्ग्यू करते हुए कह दिया कि नहीं रोका जा सकता। इस पर मैं क्लियर हूँ। लेकिन एक दफ़ा जब कोई रुकन असम्बली जो है वो पार्टी के खिलाफ वोट डाल देता है तो उसके क्या नताइज निकलेंगे, इसके ऊपर हमें सुप्रीम कोर्ट से तशरीह चाहिए। दूसरा सवाल, पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले मेंबर का वोट शुमार होगा या नहीं होगा। तीसरा सवाल, क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वालों को ताहयात नाअहल करार दिया जाएगा या नहीं। आर्टिकल 63A के तहत नाअहली की मुद्दत क्या होगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है उन लोगों पे जो इमरान खान साहब के खिलाफ वोट करने का सोच रहे हैं कि वो डिस्क्वालीफाई होंगे या लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई होंगे। चौथा सवाल, वफाकी हुकूमत ने फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग रोकने से मुतालिक मजीद इक़दामात पर भी तजवीज़ मांगी। तो ये 4 सवाल थे। अब अपेरेंटली जो रिमार्क्स एक तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के मैंने आपसे शेयर किए, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर थे, उनके जो रिमार्क्स थे वो भी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल 17 सियासी जमातें बनाने के हवाले से है जिसके तहत सियासी जमात के हकूक़ होते हैं। आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है। आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है। आर्टिकल 95(2) के तहत रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क कि रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं है। उस इनफरादी फ़र्द वाहिद के वोट का हक जो है वो सियासी जमात का होता है। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो केस में अदालत ऐसी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तमाई हक तसव्वुर किया जाता है। आइन की किसी शिक के तहत रुकन असम्बली आज़ादी से वोट डाल सकता है। बार का केस आइन की किस शिक के तहत है ये तो बता दें। यानी कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने पूछा कि मुझे आइन की वो शिक तो बताएं जिसके तहत कोई भी रुकन किसी भी पार्टी का व्हेन इट कम्स टू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बाकी आम बिल्स की बात नहीं हो रही, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आज़ादी से वोट डाल सकते हैं। क्योंकि अपेरेंटली फ़र्द वाहिद का वो कह रहे हैं, नवाज शरीफ केस का, बेनज़ीर भुट्टो केस का वो हवाला दे रहे हैं और अपेरेंटली उसमें उनका जो रिमार्क्स थे वो ये थे
कि वो जो वोट का हक होता है वो सियासी जमात का होता है और आज़ादी से फ़र्द वाहिद किस आप जो कह रहे हैं कि डाल सकता है, किस शिक के तहत डाल सकता है, आप बताइए। अच्छा जी, बार के वकील ने इसके ऊपर जवाब दिया कि आर्टिकल 91 के तहत अरकान असेंबली स्पीकर और दीगर ओहदेदारों का इंतखाब करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार चाहती है कि अरकान जिसको चाहें वोट डालें। सवाल यही है कि ज़ाती चॉइस पार्टी मौक़िफ़ से मुख्तलिफ हो सकती है या नहीं। वोट का हक किसी रुकन का एब्सोलूट नहीं होता। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। बार के वकील ने आर्टिकल 66 का हवाला दिया, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने टोका कि आर्टिकल 66 के तहत वोट का हक कैसे मिल गया, ये तो पार्लिमानी कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जी वोट तो कास्ट होगा, लेकिन वोट कास्ट होने के बाद क्या होगा इसके ऊपर हमें सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई चाहिए। मुझे ज्वाइन किया जस्टिस फौजुद्दीन साहब ने, हम रहनुमाई लेते हैं। जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अपेरेंटली आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जो 4 सवाल सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं, उसमें पहला सवाल कि क्या आर्टिकल 63A के तहत पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से अरकान को नहीं रोका जा सकता। इसके ऊपर तो अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि जी नहीं रोका जा सकता, लेकिन उसके नताइज क्या होंगे। उसमें पहला सवाल कि वोट का शुमार होगा या नहीं होगा। बतौर कानूनी माहिर आपकी क्या राय होगी इसके ऊपर जस्टिस फौजुद्दीन साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में रेफर हुए हैं जी, उसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ही देगी, मैं नहीं दे सकता। लेकिन जहां तक के आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन का ताल्लुक है, जहां तक के कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का ताल्लुक है, तो एक कानून के अदना तालिब इल्म की हैसियत से उसके बारे में मैं यकीनन अपने ख्यालात का इजहार कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं उतना भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जिन दोस्त अहबाब से मेरी मुलाकात होती है वो उन्होंने आज मेरे साथ ये किया कि नहीं, आप कम से कम अपने ख्यालात का इजहार कीजिए ताकि लोगों को मालूम तो हो कि इन मसाइल के ऊपर आपकी राय क्या है। उसके बाद जब आपकी कॉल आई तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया, वरना उससे पहले कई रोज से मेरे पास कॉल आ रही थी और मैं मना कर रहा था कि मैं इन मामलात में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक, तो लिहाजा आप मुझसे कैटेगोरिकली पूछें कि किस मसले के ऊपर आइन के कौन से मामले पर आप मेरी राय लेना चाहेंगे, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। जी, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बतौर कानूनी माहिर पूछूं कि आर्टिकल 63A की जब हम बात करते हैं तो इसमें जैसे अब एक तहरीक अदम एतमाद इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में फ़ाइल की जा चुकी है, उस तहरीक अदम एतमाद में क्या कोई शख्स जो है वो पार्टी के ख़िलाफ़ अगर वोट, पार्टी फ़ैसले के ख़िलाफ़ वोट करता है और दूसरी तरफ जाकर करता है, तो उसके लिए क्या नताइज हो सकते हैं आपके ख्याल में? क्या वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई होगा? मेरी निगाह में जी, आर्टिकल 63A के 2 हिस्से हैं जी। एक हिस्सा वो है कि जिसके मातहत किसी भी पार्लिमानी पार्टी का हेड डायरेक्टिव्स इशू करने का मजाज होता है। बुनियादी बात जो है वो the privilege of the leader of a political party to issue a directive to the members of the parliamentary party कि this is what you have to do। और उसके बारे में तकरीबन कोई 3-4 शर्तें ऐसी हैं कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं कि जिनके बारे में पार्टी हेड डायरेक्टिव इशू कर सकता है। उसमें से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर के सिलसिले। ठीक है जी। तो उसके बारे में अगर तो पार्टी की तरफ से डायरेक्टिव आ गया है कि आपने जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उसको सपोर्ट करना है, उसको वोट करना है, तो ये उस डायरेक्टिव की कंप्लायंस में पार्टी के मेंबरान वोट करेंगे। अब आर्टिकल 63 इस बात के ऊपर तो पूरी तरीके से वाज़ेह है कि अगर आपने उस डायरेक्टिव की वायोलेशन की, अगर आपने एक मेंबर की हैसियत से, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर की हैसियत से जो पार्टी हेड है उसके डायरेक्टिव की
खिलाफ वर्जी करते हुए वोट किया या वोट देने से परहेज किया, तो आप 20 सीट हो सकते हैं और पार्टी का जो लीडर है वो आपके बारे में एक डिक्लेरेशन लिख करके भेजेगा स्पीकर को, और स्पीकर उसको कमीशन को भेजेगा और आप 20 सीट हो जाएंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। सवाल ये है कि अगर तो आप या आपका कोई ग्रुप ऐसा है जिन्होंने ज़बानी कलामी तौर के ऊपर न सिर्फ इस बात का इजहार किया है कि वो पार्टी हेड के डायरेक्टिव्स के ऊपर अमल पैरा होने के बारे में सोच रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट राय उसके बारे में फॉर्म करना चाहते हैं, इतना कहा है, और आप या आपके साथी जो हैं स्टेप्स भी लेते हैं, अपोजिशन ग्रुप्स के साथ बैठे होते हैं, उनके डिनर्स को अटेंड कर रहे होते हैं, वो जिस जगह के ऊपर आपको हाउस करते हैं प्रोटेक्शन के लिए या किसी और वजह से वहाँ आप रहते हैं, वहाँ से निकाल करके वो आपको कहीं और ले करके जाते हैं तो आप वहाँ चले जाते हैं। तो क्या अपने इन आमाल के ज़रिए से आपने ये साबित नहीं कर दिया कि आप जिस वक्त के वोट देने का वक्त आएगा तो आप पार्टी हेड की जो डायरेक्टिव है उसकी वायोलेशन करेंगे? तो सवाल ये है कि क्या इस स्टेज के ऊपर आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है? मेरी अपनी राय जो है वो ये है कि ये एक बहुत सीरियस चीज़ है। अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्ट कराया है, आपको टिकट दिया है, उस टिकट के ऊपर आप इलेक्ट हुए हैं, तो जहाँ पर के डेमोक्रेसी सही तरीके से फुल फ्लैश अंदाज में चल रही है, जैसे कि ब्रिटेन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है और दीगर जगहें हैं, फ्रांस है, जर्मनी है जी, वहाँ पर कोई पार्टी मेंबर पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वोट करने के बारे में सोच नहीं सकता। अगर वो कभी खुदा न खास्ता इस तरह का वोट कर दे तो दोबारा कभी इलेक्शन में अगर जाए तो कभी री इलेक्ट हो नहीं सकता। तो सवाल ये है, जब हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में हमारे यहाँ आर्टिकल 63A बिल्कुल वाज़ेह है और उसका मकसद और मफहूम यही है कि लोगों को हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त नहीं दी जानी, तो सवाल ये है कि इतनी सब चीज़ों के बाद क्या इस तरह के लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी एमा के मुताबिक या किसी और के इसरार के ऊपर या किसी और के अहकामात की बुनियाद के ऊपर वोट डालने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए, ये बड़ा वेटी क्वेश्चन है जी। मेरी अपनी निगाह के अंदर इस तरह के हालात जिनका मैंने अभी बहुत शॉर्टली तज़किरा किया है, इस तरह की हालात में पार्टी हेड स्पीकर को लेटर लिख सकता है आर्टिकल 63A में जी, बिल्कुल। वो ये कह सकता है कि इन हालात की बुनियाद के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि मेरे फला मेंबरान ने जो मेरी इंस्ट्रक्शन जो मेरे डायरेक्टिव से उनके खिलाफ वर्जी कर दी है, ठीक, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों को ABCD ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी डायरेक्टिव्स की खिलाफ वर्जी के मुतालिक वाज़ेह स्टैंड लिया है और ये करने जा रहे हैं, तो आप मेहरबानी करके इस मामले को कमीशन के पास भेजें ताकि इनको डी-सीट किया जाए। सवाल ये है, आपने जो अपनी राय दी है बात मुकम्मल, जैसे साहब अगर मुकम्मल कर लेने दीजिए मुझे, जरा बात मुकम्मल, क्योंकि वो प्रोसीजर तो आप ठीक है, नहीं वो आप सबको पूछ लीजिएगा। मेरी गुजारिश जो है वो ये है कि वो इस तरह की डिक्लेरेशन पार्टी हेड जो है वो स्पीकर को भेज सकता है और स्पीकर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस मामले को आप सर वहाँ पे अभाम नहीं है ना, जहाँ पे अभाम है मैं वो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे वो पूछना, अगर आपने मुझे दरमियान में बात की तो मेरा फिर वो ट्रेन ऑफ थॉट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए बोलिए, मैं 2 मिनट में बात मुकम्मल करता हूँ, उसके बाद आप पूछें जितना मर्जी पूछें, कोई बात नहीं। फरमाइए। तो मेरी गुजारिश जो है वो ये है कि इस तरह की डिक्लेरेशन वो भेज सकता है और स्पीकर की जिम्मेदारी ये है कि वो उस तरह की डिक्लेरेशन को, बिकॉज स्पीकर इज ए पोस्ट ऑफिस, उसने उसको इलेक्शन कमीशन में भेजना है। अब वो वक्त जब आएगा, जब वो वोट डालने का वक्त आएगा और वो लोग मौजूद होंगे वोट डालने के लिए, तो मैं समझता हूं कि स्पीकर को उन्हें वोट डालने की इजाज़त देनी चाहिए। सिर्फ ये है कि उनके वोट जो हैं वो चैलेंज वोट काउंट करके उनको एक तरफ कर देगा वो, और उसको वो उस शुमार में लेकर के नहीं आएगा जिनके मुतालिक ये कहा जाए कि इन्होंने ऑपोजिशन के साथ मिलकर के वोट दिया है। वो चैलेंज वोट होंगे, यानी कि वो काउंट ही नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं। वो अनसीट हो जाते हैं
तो फिर वो वोट रिजेक्ट हो जाए। आपकी कानूनी राय में मुनहरिफ अरकान अगर पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जाकर वोट करते हैं तो वो काउंट ही नहीं करेगा स्पीकर उन वोट्स को लेगा, एंटरटेन करेगा, उनको चैलेंज्ड वोट्स की कैटेगरी में डाल करके एक तरफ डाल देगा और ये कहेगा कि ये मामला हमने पहले ही इलेक्शन कमीशन को भेजा हुआ है, ठीक, मैं तो काउंट नहीं कर सकता हूं। अगर वो आपको डीसीट कर देता है तो बात खत्म हो जाती है, अगर आपको डीसीट नहीं करता तो मैं काउंट कर लूं। ठीक है, बड़ा आपने क्लैरिटी के साथ बताया। लास्ट क्वेश्चन टू यू जस्टिस वजीउद्दीन साहब कि ये तो एक तरफ आपने कह दिया वोट काउंट नहीं होगा, उसके बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन है क्या वो होगी, और अगर होगी तो उसकी मुद्दत आपकी राय में कितनी होगी? देखें, ये एक बड़ी गलतफहमी है कि ये जो प्रोसेस है आर्टिकल 63A का, इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन एंटेल होती है। इसके नतीजे में आप सिर्फ डीसीट होते हैं। आपको सिर्फ उस वक्त की जो आपकी मेंबरशिप है उससे आपको फरागत मिलती है। अब उसके बाद में आप डिस्क्वालीफाई होते हैं या नहीं होते, आपको दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जाती, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करनी होगी, इलेक्शन लॉज की इंटरप्रिटेशन करनी होगी, और सारी दुनिया में क्या होता है वो देखना। एक चीज़ का क्रेडिट मैं आपको दूंगा जस्टिस वजीउद्दीन साहब, क्योंकि मैंने फॉलो किया आपके ज़ाती तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आपने कानूनी राय आज दी है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को सपोर्ट करती है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जहाँ पर आप समझते हैं जो दुरुस्त है वही बोलना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए जस्टिस वजीउद्दीन साहब। मुझे ज्वाइन किया उस्मानी साहब ने। शाइक उस्मानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर, दो सवाल आपसे भी हैं। जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने अभी ये बोला कि जो मुनहरिफ अरकान हैं स्पीकर के पास ये आइनी तौर पे इख्तियार मौजूद है कि उनके वोट को चैलेंज्ड वोट कह के साइड पर कर दें और उसको काउंट ना करें, और दूसरा वो डी सीट हो जाएंगे। देयर इज नो परमानेंट यानी कि ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसे कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। आपकी कानूनी राय इन दोनों पॉइंट्स पे क्या है सर? शाइक उस्मानी साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इंडिविजुअल वोटिंग नहीं होती, जिस तरह के जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज कहा था कोर्ट में, यहाँ पे तो डिवीजन होती है, यानी जो लोग सपोर्ट करते हैं वो एक साइड पर, जो नहीं सपोर्ट करते वो दूसरी साइड पर। इस तरह से होता है, इंडिविजुअल वोटिंग नहीं होती। तो वो क्वेश्चन जो है कि स्पीकर के पास क्या राइट है कि नहीं उसको डिस्क्वालीफाई करे नहीं करे, मेरे ख्याल में उसका तो जवाब ही पैदा नहीं होता। अगर होता भी हो, फर्ज किया, तो फिर भी स्पीकर को कोई हक नहीं है कि वो किसी का वोट एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि यहाँ पे तो अगर वो मेंबर नहीं है असेंबली का तो ठीक है, उसका वोट एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन अगर वो मेंबर असेंबली का है तो उसको वोट देने का हक है और वो वोट काउंट होगा। तो ये तो मेरे ख्याल में ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। दूसरी ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन वाली जो बात कह रहे हैं लोग, शाइक उस्मानी साहब, बिफोर वी गो देयर मैं थोड़ी सी आपसे वजाहत और चाहूँगा इसकी। आपने कहा कि वोट काउंट होगा, इट इज़ दी राइट, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आज जो रिमार्क्स दिए और जस्टिस वजीउद्दीन साहब अभी जो शो में कह के गए वो उनमें मुमासलत है। मुनीब अख्तर साहब ने आज ये कहा है कि ये जो वोट देने का हक है ये इनफरादी वोट की हैसियत नहीं है किसी भी रुकन की, ये जमात का हक है। ये आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है। तो अगर उससे मुनहरिफ होकर कोई आदमी इनफरादी तौर पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, जिसका 63A में जिक्र है कि वो डी सीट हो सकता है, डिस्क्वालीफाई हो सकता है, वोटिंग करता है, तो आप समझते हैं कि फिर भी उसका वोट काउंट होगा? जी, उसका वोट तो काउंट होगा क्योंकि वो मेंबर है असेंबली का। अगर कोई असेंबली का मेंबर है तो उसको तो वोट देने का हक है। स्पीकर के पास क्या हक है कि उसका वोट ना काउंट करे? स्पीकर उसके जो आइन में उसका राइट है उसके अंदर, तो वो तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। तो सिर्फ अगर उसकी पार्टी उसको चाहे तो उसको बाद में उसको नोटिस दे करके उसकी मेंबरशिप खत्म करवा दे, जो प्रोसीजर लेट डाउन है, तो ठीक है, लेकिन जब तक के वो मेंबर है तो उसका राइट वोट करने का कोई नहीं ले सकता उससे। और उसके बाद जब वोट काउंट हो जाए तो अगर वो मुनहरिफ हुआ है तो फिर वो डी सीट होगा या ताहयात नाअहल होगा? वो अलग बात है, वो तो ठीक है, वो तो डी सीट हो जाएगा बाद में। अगर जो प्रोसीजर उसका होगा सुप्रीम कोर्ट में राय है, वो अपील हो सकती है, डी सीट हो सकता है वो अपनी जगह पर। लेकिन जहाँ तक ताहयात नाअहली की बात है,
वो भी उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आइन में इसकी कोई प्रोविजन नहीं है। वो तो सिर्फ सादिक और अमीन के मामले पे है। सादिक और अमीन उस वक्त कहा जाता है जब कोई आदमी ओथ पर कोई चीज़ कहे और उसके बरखिलाफ काम करे तो उसको सादिक और अमीन का चार्ज उस पर आता है। यहाँ पर तो वो एक वोटर है, उसके पास राइट है वोट करने का, तो सादिक और अमीन की बात तो यहाँ नहीं आती है। अगर वो एक चीज़ इससे इस पार्टी के अपनी पॉलिसी से एग्री नहीं करता, जो पॉलिसी जो पार्टी का हेड उससे एग्री नहीं करता, आप कह रहे हैं कि डी सीट होगा? जी, आप कह रहे हैं डी सीट होगा, परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, डी सीट होगा। दूसरा डी सीट हो जाएगा अगर वो प्रोसीजर के थ्रू नॉर्मल तरीके से वो डी सीट हो जाएगा, लेकिन परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो बाद में इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है जस्टिस साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वोट उसका काउंट होगा क्योंकि वो मेंबर नेशनल असेंबली है तो उसका हक है कि वोट कास्ट करे, लेकिन जस्टिस वजूद्दीन जो बात कर रहे हैं उन्होंने भी ये नहीं कहा कि उसका हक नहीं है कि वो वोट कास्ट करे। वो भी ये कह रहे हैं कि वोट कास्ट होगा, लेकिन जब वो वोट कास्ट कर देगा और अगर वो मुनहरिफ रुकन के तौर पर वोट कास्ट करेगा पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जाके, तो जिस तरह एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मिसाल के तौर पे इलेक्शंस में वोट्स वगैरह जब डल रहे होते हैं वहाँ पे जो भी ऑफिसर होते हैं तो कुछ वोट्स रिजेक्टेड वोट्स हो जाते हैं ना, तो वो उनका जो आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि वो वोट कास्ट ही नहीं कर सकता, उनका आर्ग्यूमेंट ये है वोट कास्ट होगा, लेकिन उसके बाद आइन की रूह से स्पीकर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो उस वोट को काउंट ना करें और चैलेंज्ड वोट्स करके उनको अलहदा कर दें। तो इस पर मेरे ख्याल में मेरी हम्बल व्यू में ये सही नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये सही नहीं है, क्योंकि वो वोट कास्ट करेगा और क्योंकि उसका प्रोसीजर आइन में लिखा हुआ है किस तरीके से वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो वो प्रोसीजर फॉलो होगा। उस प्रोसीजर के तहत अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन उसके वोट में स्पीकर का कोई राइट नहीं है कि उसको इंटरफेयर करे। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों की मुतजाद राय थी। सुप्रीम कोर्ट इवेंचुअली इस हवाले से क्या फैसला करेगी ये तो 24 मार्च को मज़ीद सिचुएशन क्लियर होगी, लेकिन जो कि जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे, जिसमें उन्होंने कहा कि रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं है, इस तरह की सिचुएशन में वोट जो है वो सियासी जमात का हक होता है। बहरहाल 24 को अब लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा, उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नहीं होंगे और जज साहिबान भी होंगे, तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। एक ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। आप बात करते हैं जो सूरत हाल बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब ये क्लेम करते हैं कि जो मुनहरिफ अरकान है फ़िलहाल उनको बाकायदा तौर पे ख़रीदा गया है, पैसों की ऑफ़र हुई है, ज़मीर फरोशी हुई है। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने? एक होता है लोटा और एक होता है ज़मीर फरोश। जो लोटा होता है ना वो जिधर इक़्तिदार होता है उधर उसका मुंह चला जाता है, लेकिन जो ज़मीर फरोश होता है वो पैसे लेके अपना सौदा करता है। ये जो हो रहे हैं इस वक्त ये लोटे नहीं हो रहे, ये अपने ज़मीर के सौदे कर रहे हैं सारी कौम के सामने। हमारे मुल्क की अदलिया भी देख रही है, हमारे मुल्क की इलेक्शन कमीशन भी देख रही है। आप जो मर्जी कर दे, उल्टा लटक जाए, लोगों ने कहना है कि ये अपने ज़मीर बेच के गए हैं वहाँ। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। मैं तो जिस तरह का बाप की तरह हूँ, बाप अपने बच्चों की गलतियां माफ कर देता है। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं बाप की तरह हूँ, माफ कर दूंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप वापस नहीं आते हैं तो आपके लिए उसके क्या नताइज निकलेंगे, वो ये सारा पाकिस्तान ये समझेगा कि आपने अपना ज़मीर बेचा है। और ये जो सोशल मीडिया है हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप ज़मीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे, आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो कुछ कह रहे थे वो आप उससे इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, वो अपनी जगह पे, लेकिन जो हमारे माशरे का हाल है उसमें अखलाकियात का जनाजा जिस तरह से निकला हुआ है, मैं उसके बारे में तो इतना ही कह सकता हूँ कि आजकल वैसे लोग बुनियादी तौर पे ये देखते हैं घर कितना बड़ा है, गाड़ियाँ कितनी हैं महंगी खड़ी हुई, घर में रिश्ते करने से पहले बच्चों के सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसके ऊपर इतना लंबा चौड़ा सोचते नहीं है। जिस तरह से सोसाइटी का हाल है, अखलाकियात का जनाजा निकला है, तो वाकई में ये होगा जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, नहीं होगा वो एक अलहदा बहरहाल बहस है। लेकिन मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पार्टी से कादिर पटेल साहब ने,
बहुत शुक्रिया पटेल साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुझे पता है कि आप शोज़ में इतना नहीं जाते हैं, मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट पर आए, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर फिर मुझे बता दें, आज मेरे पास आ ही गए हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब इतने वसूख से जो कह रहे हैं कि पैसा चला है, ज़मीर फरोशी हुई है, वाकई में पैसा चलाया है ऑपोजिशन ने, आप लोगों ने? बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं स्पेसिफिक किसी बात पे आ जाता हूँ, हालांकि जब भी आप क्लिप चला रहे थे तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। देखिए, जिसके दाएं बाएं शेख रशीद, फवाद चौधरी और ये सारे हों और वो कहे कि जी लोटा बड़ी गलत चीज़ होती है, तो क्या आपको हंसी नहीं आएगी? और जो ज़मीर फरोशी की जो तारीख रकम की गई जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ों से लेकर साजिद संदरानी के इलेक्शंस में, वो कहे कि जी ज़मीर फरोश हैं ये लोग, और उसके बाद ये कहे कि इन्होंने पैसे लिए। अच्छा, अब एक जानिब कुछ अराकीन, मुनर्रफ अराकीन ने कुरान पे हाथ रखा, बुखारी साहब ने, नूर आलम ने यासीन पे हाथ रखा, गोपांग साहब ने। ये प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि वो किसी जलसे में कुरान ले जाए और उस पर हाथ रख दे कि जी मुझे पता है इन्होंने पैसे लिए हैं, तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने तो कुरान पाक पे हाथ रख लिया, यासीन पे हाथ रख लिया कि हमने एक पैसा नहीं लिया। तो वजीर आजम साहब भी हिम्मत करें ना तो बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनको तो वसूख है, इनको तो पता है, ये पूरे वसूख से कह रहे हैं, तो ये कर लेना। और इनके खुद चौधरी सरवर साहब ने कहा कि ये बात गलत है, जब तक सबूत नहीं होता तो आपको नहीं कहना चाहिए कि ये इन्होंने पैसे लिए। और चौथी बात मैं आपको बता दूं बैरिस्टर साहब कि ये वो अराकीन हैं जो मुस्तकिल वजीर आजम के खिलाफ, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ असेंबली में बात करते रहे हैं। इनका दूर हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं है। ये रोजे रवल की तरह, रोजे रोशनी की तरह आया था कि इनकी ग्रीवेंसेस हैं। ये मुस्तकिल बुनियाद पे अपनी पार्टी, अपने लीडर को बार बार झंझोड़ रहे थे, इस्तदा कर रहे थे, रो रहे थे, इनकी कोई सुनता नहीं था। आखिर इन्हें वे हलकों में तो जाना है ना अपने, इनके लोगों के काम नहीं होंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ज़मीर फरोशी नहीं हुई है, ज़मीर जागा है। आप कह रहे हैं कि ज़मीर फरोशी नहीं है, ज़मीर जागे। अच्छा, दूसरा चौधरी सरवर के हवाले से, पटेल साहब चौधरी सरवर के हवाले से आपने कहा कि उन्होंने कहा कि ये बात गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बात गलत है, उन्होंने कहा है कि क्या सबूत है। सबूत की बात की मैं सुनवा देता हूँ एग्जैक्टली चौधरी सरवर साहब ने क्या कहा। तौर पर बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बगैर सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। सुने चौधरी साहब ने क्या। हमारी पार्टी के टिकट पे मुंतखब हुए थे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पार्टी का साथ देंगे, लेकिन मैं इस गेम में नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनमें से बहुत अक्सर को जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि किसी सबूत के बगैर हम इन लोगों पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो पैसा लेके गए हैं। अच्छा, ये सरवर साहब कह रहे थे, लेकिन मेरा अब एक सवाल है यहाँ पे पटेल साहब। बिलावल साहब कुछ अर्सा पहले जब ये जोड़ तोड़ की सियासत हो रही थी और PMLQ वालों से मुलाकातें हो रही थी, तो बिलावल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये बोला था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास पंजाब में ऑलरेडी स्पीकरशिप है, हमें उन्हें कोई बड़ी ऑफर करानी पड़ेगी। ये जरा सुने बिलावल साहब। मुफ्त में कौन वोट देता है पटेल साहब? वो काफ लीग के बारे में कह रहे हैं कि स्पीकरशिप ऑलरेडी उनके पास है, बड़ी ऑफर करानी पड़ेगी, CM शिप तक जाना पड़ेगा, और इत्तेहादी इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस, चार्टर ऑफ डिमांड्स। तो ये बात जरा समझ से बाहर हो जाती है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग आकर कहें कि जी हमारा जमीर जाग गया और हम बेलौस आपके लिए वोट करने के लिए तैयार हैं। कुछ तो हुआ होगा। चले पैसे नहीं चले, कोई और बात, कोई और कोई फायदे की ऑफर कराएगी। मैं आपकी इस बात का जवाब दूं या दोबारा आप अपने पहले क्वेश्चन पे चले गए थे, फिर वहां चले? मुझे आप बता दें पहले। इस बात का जवाब दे दें। देखिए, पॉलिटिकल पोजीशंस के लिए हमेशा नेगोशिएशंस होती हैं। वो इस वक्त इमरान खान साहब भी जहांगीर तरीन ग्रुप से कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाई दिया। आज चौधरी निसार साहब जो एक बड़े जत्थे के साथ सुना है, बनी गाला गए, आज आपने उसमें कोई प्रोग्राम पर बात नहीं कही। वो वजीर आला पंजाब बदलने की बार बार 2 कदम आगे एक कदम पीछे हो जाते हैं। वो भी तो नून लीग के लोगों से मिल रहे हैं ना, चीफ मिनिस्टर उनका। वो आप लोग उस पर क्यों बात नहीं कर रहे? मैं हैरान हूं कि वहां पंजाब में नून लीग के लोगों से, काफ लीग के लोगों से, पीपल्स पार्टी के लोगों से मिलने की और उनको पोजीशन देने की ऑफर की जाती है। आपको वो करप्शन के जुमरे में नहीं नजर आ रहा। यहां लोग कुरान पे हाथ रख रहे हैं, जो रो रहे थे कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, आपने उनको मौजूए बहस बनाया हुआ। मेरे लिए थोड़ा सा हैरान कुन है ये बात।
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने पैसे लिए हैं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे कि प्राइम मिनिस्टर इतने वसूख से जब कहते हैं, और दूसरा बात आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद कह रहे थे कि कुछ बड़ा ऑफर करना पड़ेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को, तो ज़मीर तो उनका भी बड़ी देर से जागा। पॉलिटिकल नेगोशिएशंस नेगोशिएट होती हैं, पॉलिटिकल पोजीशंस नेगोशिएट होती हैं, पॉलिटिकल पोजीशंस नेगोशिएट हुई हैं, हो रही होंगी, यकीनन हो रही होंगी, और जो इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे और तकरीबन बन चुकी है, समझे, इज एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो वो जाहिर है कुछ ना कुछ तो होगा ना। आप भी तो नेगोशिएट कर लेते हैं ना, कभी मुझे प्राइम टाइम चाहिए या 10 बजे चाहिए या 11 बजे चाहिए, ये टीवी चैनल मुझे सूट करता है, वो नहीं सूट करता, तो दिस इज नॉट अ करप्शन। आप इस वक्त मेरे ऊपर जितना मर्जी अभी आप कमेंट करें, लेकिन मैं अभी पर्सनल नहीं होऊंगा इस चीज को, लेकिन ये क्योंकि आज वक्त कम है, किसी दिन जरा खुला वक्त होगा, फिर ये नशिस्त लगाएंगे हम आपके साथ कि हम क्या नेगोशिएट करते हैं, क्या नहीं करते हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल का जवाब मुझे दे दें, आखिरी सवाल का जवाब, कि ये जो लोग हैं अभी तक आपके साथ ही हैं जो उस दिन सिंध हाउस में पाए गए थे, या कुछ ने राब्ता कर लिया? हुकूमत कहती कुछ लोग वापस हमसे राब्ते कर रहे हैं। वी आर टचिंग ऑलमोस्ट 200 सर। अच्छा, यू टचिंग 200, और वो जो 10-12 लोग उस दिन सिंध हाउस में थे, वो अभी तक आप लोगों के साथ ही? इंक्लूडेड देम। ठीक, बहुत शुक्रिया कादर पटेल साहब ने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक टू आवाज़। मुझे ज्वाइन किया सेनेटर फैसल जावेद ने। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक शॉट थोड़ी देर पहले मैंने प्ले किया, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर आप ज़मीर फरोशी करेंगे तो फिर आपके लिए बड़े सख्त नताइज निकलेंगे, आपके बच्चों से शादियाँ कोई नहीं करेगा, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो मैं ये सोच रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो बातें कर रहे हैं, क्या वो हमारे माशरे पे एग्जैक्टली प्रैक्टिकली अप्लाई भी करती हैं? क्योंकि आजकल तो लोग पैसा देखते हैं, दौलत देखते हैं, ये देखते हैं कोठी कितनी बड़ी है, गाड़ियाँ कितनी महंगी खड़ी हैं, ये हार्डली कोई सोचता है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो बातें कर रहे हैं, उन्हें वाकई में ये लगता है कि माशरे में इस तरह की इखलाकियात हैं, माशरे में या फिर इखलाकियात का जनाजा निकला हुआ है इस माशरे में, और ये दलाइल देने से जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये मुनहरिफ अरकान वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत अच्छे तरीके से आपने सवाल किया है, और हर एंकर को चाहिए कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। थैंक यू। क्यों? प्रॉब्लम क्या है कि आज एक बाप बड़े फख्र से कहता है, जी मेरा बेटा बहुत तेज है, बहुत तेज है, उसका काम नहीं हो रहा था, उसने 1000 रुपये उसको पकड़ाए, उसका काम हो गया, यानी कि रिश्वत दी, उसका काम हो गया, और ये उसके लिए फख्र की बात हो गई है। ये उसकी फैशन स्टेटमेंट, एक प्राइड का स्टेटमेंट बन गया है। और बड़े फख्र से एक बाप कहता है कि जी मेरे बेटे का बड़ा वाकफ था वहाँ पे, उसका काम होना नहीं था, लेकिन उसके वहाँ पे वाकफ बैठा हुआ था, उसने उससे बात की और उसका काम हो गया, यानी कि सिफारिश। तो ये चीज़ें नॉर्म्स बन चुकी हैं सोसाइटी की। अनफॉर्चुनेट बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और किसने बनाई है? माजी के हुक्मरानों ने, जिस तरह से करप्शन को आम के खाता है तो लगाता भी है, ये सारी चीजें आम कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग, हॉर्स ट्रेडिंग देखें आप, वो बड़े आगे जी वीडियोस अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं, बड़ा कोई फतह कर रहे हैं, अखलाकियात की बुलंदी पे जा रहे हैं, लेकिन जो उसके बाद रिएक्शन आया, ये अल्लाह का शुक्र है कि ये कौम अब बदल रही है, ये कौम बदल रही है। टाइम लगेगा, एहतशाम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टाइम लगेगा, लेकिन लोगों के, उनकी फैमिलीज के अंदर से फोन आए हैं कि देखें जी ये गलत कर रहे हैं, हम इनके साथ, यानी कि फैमिलीज खुद कह रही हैं। और फिर ये सब जब आके इस तरह से चीज़ें होती हैं कि आप 20 करोड़, हमारी एक MNA ने आके कन्फेस कर दिया कि जी 20 करोड़ ऑफर हुए, फिर वो लोग जो अपनी लॉयल्टीज चेंज कर रहे हैं और जिस तरह से कर रहे हैं, दो चीज़ें हैं सर, दो चीज़ें हैं, इसलिए सीधा सीधा लगता है ना हॉर्स ट्रेडिंग है। दो चीज़ें हैं, और वो आप बैरिस्टर हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। एक फाइनेंस बिल है और एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस है। आप पार्टी लाइन से अगर आप उसको करते हैं तो वो फिर किसी और जुमरे में आएगी। तो ये दो चीज़ें हैं। बाकी आप किसी बिल पे वोट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग चीज़ होती है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर है तो ये सीधी सीधी हॉर्स ट्रेडिंग, और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल्कुल ठीक बात की कि ऐसा जो रिएक्शन आ रहा है और जो होगा, इनकी सियासत खत्म हो जाएगी अगर ये करते हैं ना।
और इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। वो तायात नाहली वाला मामले को मैं 1 सेकंड के लिए साइड पे रखता हूं, लेकिन अदरवाइज भी जो हमें फीडबैक भी आ रहा है, इन्हीं के हलकों से जो फीडबैक आ रहा है, इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। जी हाँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब बड़े वसूख के साथ जलसों में कह रहे हैं, उन्हें ऐसे कि जैसे उन्हें यकीन है इस बात का कि जो लोग मुनहरिफ हो रहे हैं वो परफॉर्मेंस की वजह से नहीं या तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है, उन्होंने रिश्वत पकड़ी है। लेकिन गवर्नर पंजाब चॉइस सर्वर साहब का एक बयान है और उन्होंने कहा है कि बगैर सबूत के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, और बहुत सारे मुनहरिफ अरकान में से बहुत सारों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। तो सबूत क्या है इस बात का कि वाकई में ज़मीर का सौदा हुआ है? सबूत क्या है इस बात का कि वाकई में पैसा चला है? जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर के पास काफ़ी चीज़ों का एक्सेस होता है। प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ रिपोर्ट्स हैं ऐसी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा। और दूसरी चीज़, हमारे अपनी एक MNA हैं जिनका कल एक वीडियो बयान आया है, और नुसरत वाहिद, उन्होंने बताया है कि उनको 20 करोड़ की ऑफ़र हुई है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुई है, और उन्होंने आके कन्फेस किया है। तो इसमें हकीकत तो है, इसमें हकीकत है कि पैसा चला है। मैं आपको बताऊं, ऐसे हमारे लोग जो कि यकीन नहीं आता कि वो अपनी लॉयल्टी चेंज करेंगे, क्योंकि उनका तो कोई मतलब रिजर्व सीट पे पार्टी लिस्ट पे इलेक्शन भी नहीं लड़ा, पार्टी ने लिस्ट बनाई है क्योंकि वो पार्टी के साथ थे, और 2-4 दिन पहले तक वो इमरान खान साहब की बहुत तारीफें कर रहे हैं, और अचानक से ये हो जाता है। तो लाजमी इसमें पैसा चला, और ये इसकी एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव भी तो है ना एहतशाम साहब, और हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में छांगा मांगा है, उसमें मरी है, सबके सामने ब्रीफ केस है, इनके पास करप्शन का इतना पैसा इन्होंने बनाया हुआ है, वो है, ये लगाते हैं। देखें, सीधी सी बात है, अगर आपको उतनी सीटें नहीं मिली हैं और आप हमारे बंदे तोड़ रहे हैं, आप हम इलाइस के साथ आप जाते हैं, जाएं, लेकिन हमारे बंदे तोड़े हैं, हमने तो अपनी कार्रवाई कर रही है। फिर हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टी का डिसिप्लिन है, हमने उसके मुताबिक कार्रवाई करनी है, हमने शो कॉज दिया, लेकिन पैसा चला है सर, पैसा चला है, अदरवाइज कोई चीज़ और समझ नहीं आती है। खैर, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी डिटेल में चीज़ें जा रही हैं, और सारे हकाइक जो हैं लोगों के सामने आएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर पैसा चला है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पैसा चला है, तो अगर वाकई में पैसा चल चुका है और मुनहरिफ अरकान तक पहुंच चुका है, तो इमरान खान साहब को क्यों ये उम्मीद है, वो अभी तक कह रहे हैं कि वापस आ जाएं, मैं आपको माफ़ कर दूंगा, तो उनको उम्मीद है कि वो पैसा चलने के बावजूद अगर पैसा चला है तो वो लोग वापस आ जाएंगे? और दूसरा, उन लोगों का ये कंसर्न हो सकता है, जो मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था, कि अगर वो लोग वापस आ जाते हैं तो उनके लिए क्या गारंटी है कि उन्हें कल को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा, वही रवैया रखा जाएगा जैसे पार्टी में पहले रखा जाता था तहरीक अदम एतमाद के बाद? बच्चा कोई गलती करता है तो बाप उसको कहता है कि ठीक है जी, तुम कन्फेस कर रहे हो, ठीक है, वापस आ जाओ, तो वो चांस तो मिलना चाहिए, और शफकत ज़्यादा बढ़ जाती है वैसे, और वो शफकत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जहाँ तक आपने कहा कि वापस आएंगे कि नहीं, 4 जो है, 4 उन्होंने राब्ता भी कर लिया, और वो जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ जी। और अच्छा, तो क्या कहते हैं राब्ता करके? क्या कहते हैं राब्ता करके? कहते हैं गलती हुई है, कहते हैं गलती हुई है, वापसी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ठीक है, और कि उनके पास तो पैसा सारा करप्शन का है, और वो पैसा भी पकड़ लें, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, पहले भी कहा, पैसा पकड़ लें, आ जाएं, वो पैसा से कोई यतीम खाना खोल लें और सियासी यतीम होने से बचे। नहीं, तो उन लोगों को, चारों को पैगाम ये दिया कि वो पैसा पकड़ लें लेकिन वापस आ जाएं। आपको नहीं लगता कि ये भी मैं 4 की बात मैं नहीं कर रहा, मैंने कहा ये हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ही मैसेज दिया हुआ है पब्लिकली, जलसे में उन्होंने कहा था कि अगर वो हराम का पैसा वो चला रहे हैं तो उससे कोई अच्छा नेकी का काम कर लें, सारा पैसा किसी यतीम खाना खोल लें, कोई पनाहगाह खोल लें, कोई खिदमत खल्क कर दे। अच्छा, दूसरा, और वापस आ जाए। ठीक है, फैसल साहब मुझे ये बताएं कि मैंने जब आपसे पूछा कि इस चीज़ का क्या सबूत है कि पैसा चला है इन लोगों को के वोट के लिए ऑपोजिशन इस्तेमाल किया, तो ये आपने कहा कि चला है, और प्राइम मिनिस्टर साहब पहले सिंध गवर्नमेंट का जिक्र कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि हमारे पास तो ज़्यादा हुकूमत है, हम चाहें तो हम भी पैसा चला सकते हैं, लेकिन हम इस तरह की सियासत करना नहीं चाहते। तो क्या सारा पैसा सिंध से ही चला है या और भी किसी जमात ने कोई हिस्सा डाला है इसके अंदर? जो आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के सोर्सेज हैं, ज़ाहिरी बात है, इंटेलिजेंस एजेंसीज प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती हैं, इस वक्त तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं, सीट पे बैठे हैं, तो सिंध गवर्नमेंट के अलावा भी कहीं से पैसा चला है? वो इस वक्त तक नहीं, वो 2028 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इंशाअल्लाह।
और जहाँ तक इंफॉर्मेशन की बात है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट का भी और कुछ और पार्टीज़ का भी, लेकिन मेरे पास ज़्यादा डिटेल नहीं है तो इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन पीएम के पास नॉलेज है सारी, उनके पास इंफॉर्मेशन है। क्या ये पॉसिबिलिटी है बाहर से भी कोई पैसा चलाओ, जैसे वो कहते हैं कि बैरूनी साजिश है कोई? आई डोंट नो, बिल्कुल बैरूनी साजिश तो है और उसमें बड़े फैक्टर्स हैं, लेकिन मेरे पास इतनी डिटेल्स नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका बरमला इजहार किया हुआ है एक जलसे में भी। और बैरूनी साजिश का कोई सबूत, कोई इशारा जो उस तरफ, कोई सबूत जो उस तरफ इशारा करता हो? बड़ी चीज़ें सामने लाई जाएंगी अप्रोप्रिएट वक्त पर। बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अब आने वाले दिनों में सिचुएशन ज़ाहिर है क्लियर होगी और ऐसी चीज़ें फिर छुपी भी नहीं रहती हैं। अगर वाकई में कोई मामलात गड़बड़ हों, पैसे चले हों, तो कभी ना कभी जाके तारीख़ी तौर पे जब हिस्ट्री अनफोल्ड होती है तो चीज़ें सामने आ जाती हैं। छांगा मांगा का लोगों को पता है, मरी का लोगों को पता है, ये भी अगर कुछ ऐसा गलत हुआ है पता लग जाएगा। लेकिन बहरहाल देखते हैं, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।